नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। 2024 चुनाव से पहले यूपी में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाने लगा है। हालांकि कर्मचारियों को साधने के लिए हाल ही में योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी कि डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है। लेकिन फिलहाल ये नहीं लगता कि इससे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा शांत होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसकी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन आंदोलन को और तेज करने के मूड में है और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। गुरुवार को बरेली में कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर हुंकार भरी है। 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और राज्य में पेंशन रथ यात्रा शुरू की जाएगी, जो राज्य के हर जिले में जाएगी। आपको बता दें कि इस मुहिम की अगुवाई कर रहे संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। पेंशन रथ यात्रा निकाले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में ये यात्रा कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक जाएगी, वहां से लखनऊ आएगी। दूसरे चरण की रथ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से होकर गुजरेगी। वहीं आगामी मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन के घेराव का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। बता दें कि गैर बीजेपी शासित राज्यों यानी कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जा चुका है। यूपी के कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि सरकार अगर वाकई कर्मचारियों की हितैषी है तो इसे पूरे देश में लागू करवाए। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी थी और इसके तहत अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था और तब से ये मांग लगातार उठ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हंगामे किए जा रहे हैं और अब ये हंगामा, ये प्रदर्शन और उग्र होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से मांग तेज होने लगी है। बीजेपी शासित राज्यों में ये पेंशन, ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, तो आखिर यहाँ पर ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही है, इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में अब लगातार ये मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है क्योंकि अब प्रदर्शन की तैयारी है। रथ यात्रा की हुंकार भरी जाएगी, इसके जरिए अपनी मांग को और तेज किया जाएगा। पूर्वांचल तक ये अंगड़ाई और ये यात्रा, ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। पुरानी पेंशन का बहाली का मुद्दा एक बार फिर से तेज होने लगा है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे वक्त में उस चुनाव से पहले ये मुद्दा अगर इस तरीके से तेज होता नजर आ रहा है तो इसके दूरगामी परिणाम सत्ताधारियों को भुगतने पड़ सकते हैं। कर उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। नई पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर से तेज होता नजर आ रहा है और बहस का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन की हुंकार
तेज होती नजर आ रही है और एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाने लगा है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार सड़कों पर उतर आए हैं ये कर्मचारी और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी इस पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर हाथों में लिखी हुई तख्तियां लेकर नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन और उग्र होने वाला है क्योंकि ये मांग लंबे समय से उठ रही है। तो एक बार फिर से यूपी में ये मुद्दा गरमाया है क्योंकि कांग्रेस ने जो जिक्र किया था उसने अपने शासित राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मांग आज की नहीं है, काफी एक लंबे अरसे से ये मांग उठ रही है। 4% डीए और डीआर में इजाफा किया गया लेकिन वो उसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है और पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी रैलियां प्रदर्शन किए गए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्योंकि ये मांग लगातार उठाई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं किस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है और लगातार प्रदर्शन के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सन 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पर एक नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई थी। वर्तमान समय में नई पेंशन योजना के तहत ही सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वेतन दिया जाता है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र एक लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार ये कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, हाथों में लिखी हुई तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। आज जनहित में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं हरिकिशोर तिवारी जी।
स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सपा से चंचल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंचल जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि लगातार ये मुद्दा जोर शोर से पहले भी उठ चुका है और प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उग्र होती अभी भी नजर आ रही हो, और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि इससे इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लगातार ये कर्मचारी सड़कों पर नजर आते हैं अपनी इस मांग को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है आज के समय में निरंकुश हो चुकी है। अगर आप देखें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी से उनको फुर्सत ही नहीं है। अडानी अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी न जाने कितने पैसे लेके भाग गए। और ये पेंशन तो बहुत बड़ी, एक समझिए कि कोई इंसान जब नौकरी करता है, हम्म। हम लोग तो भाई, हम लोग के परिवार में गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, और एक उम्मीद होती है कि हम अगर कहीं अपनी जॉब कर रहे हैं, 30 से 40 साल हमने समय दिया, 30-40 साल के बाद एक लमसम उसको अमाउंट मिलता है, अपने बेटी की शादी, परिवार की शादी के लिए पैसा खर्च करता है। उसके बाद एक उम्मीद होती है कि भाई चलो हमारे पास एक व्यवस्था रहेगी, हम जो है आगे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन ये पेंशन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और उसके बाद न जाने कितने पूरे देश से आवाज उठ रही, पूरे देश से आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या स्कीम बताते रहते हैं। तो सवाल आज के समय में ये है कि आप ये बताओ, जो सारे सांसद से लेके विधायक से लेके सबकी पेंशन है, वो भी मल्टीप्लायर में है। अगर जो कोई 2 बार हो जाता है तो 2 बार की पेंशन है, कोई 3 बार की पेंशन है। और यहाँ पे कर्मचारी जो दिन रात लग करके जो है जी। सरकार के लिए, आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए मेहनत करता है, हम्म। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रायोरिटी बेस पे नहीं होना चाहिए, कम से कम कर्मचारियों को पेंशन। दूसरी बात, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। आपने देखा होगा, अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी। जो बिल्कुल। हमारी नॉर्थन कंपनियां हुआ करती थी, वो सबको बेचने का काम कर रही है। तो सरकार ये चाहती है कि लोग अपनी आवाज न बुलंद कर सके। आज सरकारी कर्मचारी कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को जो है सरकारी कर्मचारी खत्म करना चाह रहे हैं। चाहे वो आप अस्पताल देख लीजिए, चाहे शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, आज बस से बदतर हालात है। आप मुझे बता दो कि प्राइवेट चिल्लाते हैं, क्या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई ऐसी है जिसमें आप अपने बच्चे का अच्छा एडमिशन करा सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है आज के समय में पूरे प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल है, और हमारे मुख्यमंत्री तो किसी सुनते नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी देखिए, आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, जिसको ये सरेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी यूपी टीएसपीएससी ने जो एक वैकेंसी निकाली है, उसमें सरेआम पिछड़ों का हक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने का काम कर रहे हैं। आपने 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, आपने देखा होगा 9.5% आरक्षण दिया। बिल्कुल। वहां पे भी तो भारतीय इसको जनता लेकर पार्टी भी के तो बहुत कर्मचारी हो, प्रदर्शन चाहे हुए शिक्षा, चंचल जी, आपने देखा चाहे होगा। इसको लेकर भी बहुत विरोध के स्वर तेज हुए। जी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे कर्मचारी हो, वो किसी की हितैषी नहीं। आज किसान परेशान है। आप मुझे बताओ, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे लोग, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में, अभी कल 2000 की नोट बंद कर दी इन्होंने। और आप सोचिए, इतना बड़ा आपने एक बार बड़ी लच्छेदार बातें करी, बड़ी बड़ी बातें की कि हम जो है नई करेंसी लेके आ रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, क्या नाम है, ये बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को गलती का एहसास हुआ, 2000 की नोट बंद कर दी उन्होंने। लेकिन किन शर्तों? आप सोचिए क्या हुआ, देश से कितना भुगता, देश के न जाने कितने लोग, मैं कह सकता हूं कि लाइन में लगे लगे कई लोग मर गए पूरे देश में। और तो प्रधानमंत्री जी, संवेदनशीलता की बात अगर आप सोचेंगी कि जिसके यहाँ शादी विवाह मरना जीना होता था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने विदेश की धरती पे भाषण दिया था, आपको याद होगा। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, समीर सक्सेना जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरिकिशोर जी का रुख कर लेते हैं एक बार। हरिकिशोर जी, आप कर्मचारी नेता भी हैं। जिस तरीके से एक बार फिर से ये मांग तेज होती नजर आ रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, आखिर क्या वजह लगती है कि एक लंबे अरसे से ये मांग की जा रही है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अनम्यूट करिएगा। हरकिशोर जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट है शायद, आवाज आ रही है? जी मिल पा रही है तो सर जी। अच्छा, देखिए ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है। और ये 2018 में भी हम लोगों ने लखनऊ में इको गार्डन में लाखों की रैली की थी, लाखों कर्मचारी शिक्षक आए थे, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लेकर, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे थे हमारे साथ में, और उन्होंने कहा था 2 महीने का हमें समय दे दीजिए। हम लोगों ने 2 महीने का समय उनको दिया था, और एक कमेटी बनाई उत्तर प्रदेश में, 5 IAS है, मैं भी उसमें था, और हम लोगों ने 2 महीने तक लगातार इस पे बहस की, सारे IAS ने मिलकर, फाइनेंस के लोग भी उसमें थे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे उसमें, और हम लोगों ने सिद्ध किया कि भाई इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, ये जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, इससे फायदा नहीं हो रहा कहीं से भी। जब लोग रिटायर होने लगे तो उनको मुश्किल से 1000-2000 रुपए पेंशन आज की तारीख में मिलने की स्थितियां बन रही। कारण उसके 2-3 हैं। एक तो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, दूसरी बात शेयर मार्केट में जिन लोगों को पैसा लगाया जा रहा है वो सब अपनी दोस्ती निभाई जा रही है उनसे। जैसे इसका पैसा LIC में लगाया जा रहा है, SBI में लगाया जा रहा है, यूनिट ट्रस्ट में लगाया जा रहा है। तो LIC उसमें एक कंपनी है ILNFS, आप देखिएगा खोल के उसका डाटा देखिएगा, वो 12 बार डिफॉल्टर हुई, और 12 बार डिफॉल्टर होने के बाद भी पैसा उसी में लगाया गया जी। मेरा कर्मचारी तो देखने जा नहीं रहा, मेरे कर्मचारी से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा? ये तो कर्मचारी का हो रहा। तो कैसे हमको ऊपर शेयर मार्केट में पैसा मिलेगा जब वो शेयर सब डूब रहे हैं हमके, लोग बैंक करप्ट हो रहे हैं, बैंकों पे बैंक लेकर भाग रही है हमारा पैसा, तो हमारे ऊपर अंतर पड़ेगा। एक तो चीज ये आएगी। दूसरा जो उनका सिस्टम बना कि उसमें एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं प्राण नंबर जी। तो अभी 2017 में जब हमने सूचना का अधिकार मंगाया था 18 में, तो तब अगर इलाहाबाद की हम बात करें तो वहां टीचर हमारे 7128 कुछ हैं जी। और उसमें से मात्र 1100 लोगों का कानून बना रखा था। यानी 9 साल 10 साल में आप उसका 15% लोगों का प्राण नंबर नहीं बना पाए। आप प्राण नंबर बनाने का मतलब समझिए कि प्राण नंबर नहीं बना तो सरकार का खाते से भी पैसा उनके खाते में नहीं जमा हुआ, और उनका भी कटौती नहीं हुई। इसका मतलब उनकी शुरुआत ही पेंशन की नहीं हुई, और उस पैसा शेयर मार्केट में कैसे जाएगा उनका? ये स्थितियां उनकी बनी। इसलिए इसमें तमाम सारे सिस्टम को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब इसमें बात बनेगी नहीं आपकी, और हम लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे। 17 साल तक आप इस सिस्टम को नहीं बना पाए, तो हम लोगों ने इसको मना किया। तो ये तमाम सारी चीजें हम लोग लेकर सरकार से बराबर लड़े हैं, और तमाम लोगों ने देखा भी है इसको कि भाई इसमें कहीं फायदा नहीं है। अगर फायदा हो रहा है तो फिर वही बात आती है कि भाई विधायकों सांसदों को क्यों दे रहे हैं आप, उनको मत दीजिए, उनको आप बराबर दे रहे हैं पुरानी पेंशन के बराबर। यानी हम लोग चाहते हैं हमको सिक्योर्ड मिले, हमको शेयर मार्केट में नहीं जाना पड़े। क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय हमारा होता है, वो शेयर मार्केट नहीं जानता, वो जब रिटायर होगा तो शेयर मार्केट नहीं देख पाएगा। वो आखिर विधायक सांसद नहीं देख पा रहे तो हमारा आदमी कैसे देख पाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगने के बाद कौन, इसकी कंपनियां जो हैं वो मुंबई में सारी, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके इसके बैंक में इसके जो लोग हैं, तीनों कंपनियां जो हैं उनके सारे कार्यालय बंबई में खुले हुए। और हम लोगों ने कई बार कहा कि भाई उनके कार्यालय यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खुलना चाहिए, जब इतना हजारों करोड़ रुपए हमारा लेके काम कर रहे हैं ये, तो कार्यालय होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आज तक इस पर सहमतियां बनी, लिखित में सहमतियां हमारी बनी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक कोई कार्यालय यहाँ पर अभी तक नहीं खुल पाया उसके आंदोलन के बाद। तो ये परिस्थितियां रही जिसपे सरकार सहमत तो है, उनके IAS सहमत तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है, इसलिए वो लोग उसको नहीं करना चाहते हैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये हुंकार जो है ये सरकार तक पहुंचेगी भी, या फिर ऐसे ही फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी? क्योंकि अब एक बार फिर से ये आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ समीर जी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है, अब आवाज पहुंचेगी क्या? अनम्यूट करिएगा सर। जी समीर जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लगता है समीर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से रुक कर लेंगे। चंचल जी का रुक कर लेते हैं। चंचल जी, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। जी समीर जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल था जी। मैम, मेरा नाम अंकुर सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं। ठीक है सर, ठीक है। जी, कृपया नाम करेक्ट करवा दें। जी बिल्कुल। जी मैम, बताइए।
अंकुर जी, आपसे मेरा सवाल था कि क्या लगता है एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी, इस ओर कोई ध्यान दिया जाएगा? तो आवाज देखिए मैम, सरकार तक तो आवाज बहुत बार पहुंचाई जा चुकी है और सरकार को बखूबी जो हमारे सरकारी कर्मचारी बंधु हैं उनका दर्द भी पता है। लेकिन क्या होता है ना कि उस दर्द की पीर का एहसास उनको नहीं है। वजह है कि आप देखिए 2004 में माननीय अटल जी जब केंद्र की सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त किया गया। उसके बाद वर्तमान समय में देखिए जिस हिसाब से ये लोग कार्यकलाप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, आम जो जनमानस है उसके लिए भी अहितकर है। आप देखिए 2004 में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त की। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस कितना है? ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लास्ट आपकी पे विड्रॉन होती थी उसका 50% जो कर्मचारी बंधु थे उनको प्राप्त होता था, या जो स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 2 अफसर्स हैं या 1 अफसर्स हैं जो भी रिटायर्ड स्टेट सर्विस से होते थे उनको लास्ट विड्रॉन से आधे से मिलता था। अब क्या हुआ? शेयर बाजार के आधार पे, आपने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, पर मंथ जो सैलरी हो रही है उसमें से 10% जो है आप न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे लोगों का डिडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो पर्सन, उसको ये पता ही नहीं है कि आज से 20 साल बाद, आज से 25 साल बाद, आज से 28 साल 24 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके हाथ में कितनी धनराशि होगी, बिल्कुल उसको ये कतई जानकारी ही नहीं है कि उसका भविष्य क्या होगा। क्या वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो पैसा इकट्ठा कर पाएगा, क्या उनकी एजुकेशन में कर पाएगा, या अपनी बिटिया के हाथ पीले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या बुढ़ापे के लिए उसके पास एक अदना मकान बनवा पाएगा, नहीं बनवा पाएगा। ये तो सरकार की वो मानसिक स्थिति है कि सरकार जो है केवल अपनी पीठ थपथपा रही है अपने ही हाथों से, उसको आम जनमानस और आम कर्मचारियों की किसी भावना का कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि पेंशन को लेकर कि ठीक है अगर मुझे इतनी धनराशि मिलेगी तो इससे हम ये काम कर सकते हैं, अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। तमाम जिम्मेदारियां होती हैं जो उस राशि पे डिपेंड हो जाती हैं, लेकिन मंशा क्या नजर आ रही है सरकार की? वाकई लाभ पहुंचाने की मंशा है या खुद को लाभ पहुंचाने की मंशा नजर आ रही है? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले, हालांकि अभी वक्त है लोकसभा 2024 का चुनाव, लेकिन ऐसे में क्या कुछ जो राजनीतिक परिणाम है वो भी देखने वाले होंगे, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्षी जो दल हैं वो इस बात का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों की सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की पैरोकार हैं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि आखिर ये क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, और इसी बात को लेकर तकरार नजर आ रही है। और ये उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा मुद्दा बन चुका है पुरानी पेंशन बहाली का, और इसमें अब बात और बहस इस बात को लेकर, नफा नुकसान को लेकर है, और ये बहस और तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना है एक और बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। कर्मचारी जो हैं उनकी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, अब ये लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें कर्मचारी, इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, और आखिर इस मांग पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में अब 2024 की जो राह होगी वो चुनौती भरी होगी सत्ताधारी के लिए। कर्मचारी नेता विजय कुमार बंधु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आप नेता हैं, कर्मचारी नेता, तो बेहतर तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये मांग जो है वो तेज़ होती नज़र आ रही है। विपक्ष भी इस बात का समर्थन कर रहा है, बावजूद इसके इसमें कोई उचित फैसला नहीं लिया जा रहा है। वजह क्या मानते हैं? जी मैडम, पुरानी पेंशन
एक गंभीर विषय है और जिस पर लगातार पिछले 10 सालों से अटेवा एनएम ओपीएस के बैनर तले पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का अभियान चलाया जा रहा है और उसका परिणाम भी 5 राज्यों में आया है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, ये 5 राज्यों ने कर दिया है। आज कर्नाटका में सरकार नई गठित है जिसने वादा किया है हमारे संगठन से और हम सब लगातार चुनाव के अंदर कर्नाटका में एनएम ओपीएस के बैनर तले वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाए हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। हम सरकारों से कोई भीख नहीं मांगना चाहते हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार क्यों है? क्योंकि पहले भी हमारी पुरानी पेंशन थी और संवैधानिक व्यवस्था है, कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, कोई नई मांग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हिमाचल के साथियों ने, कर्नाटका के साथियों ने एकजुटता दिखाई है, एक साथ सभी लोग वोट फॉर ओपीएस के अभियान पे आए और वोट की चोट दिए। और ये सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार न धरना न प्रदर्शन और किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक अस्त्र है वोट का चोट और हमारे संगठन ने लगातार उसी दिशा में काम किया। बिल्कुल और वो उस काम का परिणाम तो नतीजा भी आपके कर्नाटक में सामने आ रहा देखने है। को मिल ही गया। कर्नाटक की स्थिति बता रही है इस बात को और वोट की चोट जो है वो बेहद बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। मुझे लगता है जनता भी अब समझ रही है इस बात को। चंचल जी आपके पास आएंगे, वोट फॉर ओपीएस का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण एक मुद्दा भी बनता जा रहा है। मुझे लगता है आगामी 2024 में इसका कहीं खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। जब भी भारतीय जनता पार्टी आई, कर्मचारी विरोधी रही, किसान विरोधी रही, नौजवान विरोधी रही है। ये केवल अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने का काम करते हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे मेडिकल का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। आप मुझे 4 साल का ग्रेजुएशन करा रहे हैं, सामान्य आदमी का बच्चा जरा पढ़ ही नहीं पाएगा जो सामान। दूसरी बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपनी बीजेपी का नेता तो बैठा नहीं है, उससे किससे मैं पूछूं, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये आप पेंशन क्यों नहीं देना चाहते हो? तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आपकी भीख मांग रहा है क्या? अभी हमारे बंधु भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। आप हमारे अधिकार को नहीं दे रहे, हम आपसे भीख तो मांग नहीं रहे। और ये पहले प्राविधान था और बीजेपी की सरकार ने जो है ये प्राविधान खत्म किया और पूरे देश से आवाज उठ रही है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सरकार आंदोलन को नहीं सुनने वाली है। आपको याद होगा हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर बैठे थे, साउथ इंडिया के किसान थे तमिलनाडु के, और वहीं प्रधानमंत्री जी के चंद कदमों दूरी पे बैठे थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कितना बड़ा प्रदर्शन उन लोगों ने किया, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, मैं मुंह से बता नहीं सकता हूँ। उन्होंने समझिए टट्टी खाने को मजबूर थे, पेशाब पीने को, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं ले गए, अंत में उनको वापस जाना पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है, वोट की छूट, यही एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने पूरे देश में, अगर आपने देखा होगा, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब पैसा लेके भाग जा रहे हैं, पूरा खजाना खोल दिया उद्योगपतियों के लिए आपने, लेकिन आपके कर्मचारियों से क्या सुनी है? प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये सरकार टोटली जो है कर्मचारी विरोधी है। अभी जितने निगम बनाए गए हैं, जितने निगम है, आपको बताओ यूपीआरएनएन है, चाहे जितने भी निगम है, आप देखिए आज बस से बदतर हालात से गुजर रहे हैं सारे के सारे निगम। और देखिए, और ये सरकार नहीं काम, क्योंकि उद्योगपतियों को पैसा कमाना है। और देखिए जीपीएफ भी खा गए। अभी आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में जो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी थे, उनका जीपीएफ जो था, उनका पीएफ जो है, किस तरीके से घोटाला हुआ बहुत बड़ा। और कोरोना के समय में 3 डीए खा गए ये लोग। ये सारा का सारा काम केवल आम जनता और सारे के सारे कर्मचारी क्यों भुगते? और आप जितने आपके उद्योगपति साथी हैं, जो उद्योगपति मित्र आपके हैं, चाहे नीरव मोदी है, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे आपके इतने सारे जो लोग भी हैं, विजय भी लोग हैं, ये सारे के सारे पैसे लेके भाग जा रहे हैं। उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करो। इतने सारा जो बैंक डेफिसिट इस समय हो रहा है, उसके ऊपर आप बोलने को तैयार हो, लेकिन एक कर्मचारी ही आपका सारा पैसा खा जाएंगे पेंशन से। ये समझ में नहीं आती बात। ये आप पता नहीं क्या, मतलब या सुनना नहीं चाहते हो, या केवल आप जानते हो कि कुछ भी हो जाए, हमें सुनना नहीं है, हमें करना नहीं है। ये क्या कर लेंगे? आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, इनको मारेंगे, लाठियां मारेंगे, 2-4 लोग मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार का ये रवैया है जो बहुत ही गलत है। और 2024 में बता दूं आपको, 2024 में नौजवान, किसान, चाहे हमारे कर्मचारी साथी, सब लोग मिलकर के जो है इस सरकार को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है।
और कुछ अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के अलावा आप सोचो, आज 400 रुपए का गैस सिलेंडर 12 रुपए मिल रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मैंने आपको, अभी पहले मैंने अपने बोल दिया है कि भाई सरकारी नौकरी खत्म कर रही है। अभी कितनी नियुक्तियां बाकी हैं? आप सोचिए, अगर 2 करोड़ रोजगार की बात करें तो हर साल में ये अभी करोड़ों संख्या में भारी। अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने। अब 3.25 लाख मुद्दे तो बहुत मसले तो बहुत हैं, लेकिन जिस पर हम बात कर रहे हैं ये अधिकारियों की लड़ाई और कितनी लंबी जाने वाली है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हरकिशोर जी का रुख करेंगे, उससे पहले विजय बंधु जी का रुख एक बार कर लेते हैं क्योंकि ये काफी लेट से जुड़े हमारे साथ। विजय जी, आपके पास आएंगे। अधिकारियों की लड़ाई बेहद लंबी चली जा रही है। अगर और प्रदेशों में और राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो सकती है तो आखिर यहाँ क्यों नहीं? दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या दबावश ही सही कोई फैसला योगी सरकार का सामने आ सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं कह पाया, मैं थोड़ा सा कहीं था बाहर तो उस व्यस्तता में नहीं मैं जुड़ पाया, क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल है। क्या योगी सरकार नहीं कर सकती है? मैं आपको बताऊं, ये तो संत है, महात्मा है, योगी है हमारे मुख्यमंत्री जी, और संत महात्मा का तो काम ही होता है कि जो वचन दे वो निभाएं। जब एज ए सांसद थे तो इन्होंने पुरानी पेंशन के पक्ष में एक बढ़िया पत्र लिखा, और हम तो माननीय मुख्यमंत्री से उस पत्र को बस याद दिलाते इतने कहते हैं, रघुकुल रीत की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और पिछले 6 साल से वो वचन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश का 14 लाख एनपीएस कर्मचारी सहित 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश का उस वचन की बद्धता को याद कर रहा है कि वो वचन कहाँ गया। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रचंड बहुमत में पिछली सरकार चलाए, प्रदेश की जनता ने आपको बड़ा मैंडेट दिया दूसरी बार भी। अब क्या चाहिए? और मजे की बात है कि जो सरकार जितना भी योजनाएं लाती है उसको कौन नीचे उतारता है? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही लेखपाल, वही सफाई कर्मचारी, वही सारे पुलिस वाले, वही सारे लोग उतारते हैं। तो जो सरकार की योजना उसको उतारने का काम तो कर्मचारी करता है, और उन्हीं का हक आपने मार लिया है। हाँ, ये बात सही है कि जब प्रचंड बहुमत की सरकारें होती है तो तानाशाह हो जाती है, इसमें कोई देर नहीं। मेरी व्यक्तिगत मत है कि इस देश में प्रचंड बहुमत की सरकारें नहीं होनी चाहिए, उससे जनता का नुकसान होता है। गठबंधन की सरकारें जनता की सुनती हैं और कहीं न कहीं जनता के हित में फैसला करती हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन, कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं विजय बंधु जी कि मैं पुरानी पेंशन के समर्थन में पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूं। अब हमारा कौन विरोध करता है, कौन समर्थन का, वो जाने। हम पुरानी पेंशन के साथ खड़े हैं। अब वो विरोध करते हैं, वो सवाल उन पर है। मैं किसी के समर्थन विरोध में, अपने मुद्दे के पक्ष में खड़ा हूं। हाँ, हमारे मुद्दे के पक्ष में जो आएगा निश्चित रूप से उसका लाभ पाएगा, और लाभ मिला भी है, आगे भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे हरिकिशोर जी। देखा जाए तो मसले बहुत सारे हैं। अभी 4% DAR बढ़ा दिया गया, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी बहुत वाहवाही देखने को मिली कि हाँ, बहुत वाहवाही हो गई, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, कर्मचारियों के हित में फैसला लिया। तो उस बात को देखते हुए अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो अधिकारों की और हक की लड़ाई इतनी लंबी होती जा रही है। अब क्या लगता है कि वाकई कोई फैसला इस पर गंभीरता से लिया जाएगा? देखिए, जो DA बढ़ाने की बात है वो कोई स्वागत की बात नहीं होती है। वो महंगाई का भत्ता है, और महंगाई जब बढ़ती है तो अपने आप बढ़ता है। सप्तम वेतन आयोग हो, जो भी वेतन आयोग हुए हैं उसमें समझौता है कि वो बढ़ाया जाएगा। और जहां तक बात यह है कि ये एक पत्र लिखा था योगी जी ने, ये पत्र हमारे संगठन ने लिखवाया था। 2013 में हमने लगभग 70 सांसदों से उत्तर प्रदेश के लिखाया था, और उसमें ही योगी जी से लिखवाया था, और उन्होंने भी उसमें लिख कर दिया था हमारे संगठन को कि भाई हम इसको पुरानी पेंशन को, मनमोहन सिंह जी को लिखा था उन्होंने, मनमोहन सिंह जी को लिखा था कि भाई हम इसको लागू करेंगे, और इसको आपको लागू करना चाहिए। बढ़िया पत्र है उनका, बहुत अच्छा पत्र। उसका राजनाथ सिंह ने अखिलेश जी को लिखा था कि भाई इसको लागू किया जाए। राजनाथ सिंह जी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये तमाम सारे पत्र हैं जो कि इन्हीं की पार्टियों के हैं। बात आती है कि इस जो 5 राज्यों में अभी लागू हुई, वहां भी IAS लागू कर रहे हैं। नीति जो बनाते हैं या चलाते हैं वो IAS चलाते हैं, और वही IAS अपने उत्तर प्रदेश में भी है। आखिर उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा ये बात को कि भाई यहाँ पे इसमें क्या घाटा मुनाफा। बार बार आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और या उनके जो पत्रकार बंधु हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं खेल, वो लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं भाई अगर हमने ये लागू कर दिया श्रीलंका बन जाएगा भारत पर, यहाँ पर जो है दिवालियां हो जाएंगी सरकारें, ये संभव नहीं है, फाइनेंशियल सब खत्म हो जाएगा।
अभी हमारे 21 में जब हम लोग हड़ताल कर रहे थे, ये मुद्दा हम लोगों ने लिया था कि भाई हम राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे इसको, तो उस टाइम लाखों की रैली हम लोगों ने की थी इको गार्डन में। वहीं हम लोगों ने तय किया था कि नहीं भाई, पूरे कर्मचारी स्टेट के और जो शिक्षक हैं सभी लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे कि भाई किसको वोट दिया जाए। तो उस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी जी का, हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तर प्रदेश के, उनका एक स्टेटमेंट आया अखबारों में छपा विज्ञापन के रूप में कि 9.6% हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आप परेशान ना होइए। हम उनको दावा कर रहे हैं कि हम 8% ब्याज पे ही अपना निकाल लेंगे लास्ट पे का 50%। हमारे आंकड़े ये हैं, क्योंकि आईएसओ को सबको दिखा चुके हैं, उस कमेटी में हम हैं, उनको दिखाया गया है कि भाई 8% से ही हमारा निकल आएगा। लेकिन आप तरीके से लगा तो दीजिए। ऐसी कंपनियों में लगा रहे हैं आप जहाँ की पैसा डूब रहा है, हमसे क्या लेना देना। अब हम इन चीजों को मानने वाले, अभी आपने देखा सीतारमण जी ने 23 तारीख को संसद में कहा कि नहीं, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था पे विचार करेंगे और एक सचिव बनाकर, फाइनेंस का सचिव बनाकर उन्हें एक कमेटी बना दी। हम लोगों ने उसका विरोध कर दिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हम लोगों ने देखा कि भाई ये ऐसे मुद्दा नहीं टलेगा। तो जितने भी संगठन ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त संगठन है सरकार के, जैसे रेलवे है, इनकम टैक्स है, हमारे यहाँ राज्य कर्मचारी परिषद है, और भी तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों ने भी तय किया। बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह कर रहे हैं। हम लोगों ने सबने तय किया कि भाई मान्यता प्राप्त हम लोग हैं, तो हम लोग भी सरकार से लड़ेंगे इस मामले में, और चक्का जाम करने की स्थिति में हम लोगों ने निर्णय ले लिए हैं सारे। तो अभी आपने देखा कि 23 अप्रैल को संसद में सीतारमण जी जो कहती थी कि नहीं भाई किसी कीमत पे विचार नहीं करेंगे, उन्होंने भी इस बार काम विचार करा, उन्होंने कमेटी बना दी। हम लोगों ने सबने इसका विरोध किया। हम लोग कमेटी नहीं चाहिए। जब 17 साल तक सरकार विचार नहीं कर पाई, इसको सिस्टम को नहीं बना पाई, 17 साल तक आईएएस इसको खेलते रहे, तो हम लोगों को कोई भी नया सिस्टम नहीं चाहिए इनका। अब हम लोगों को कम पैसा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जैसा सरकार कहती है कि ज्यादा पैसा मिलेगा आपको एनपीएस के थ्रू, हमें नहीं चाहिए। हमें पुरानी पेंशन का लास्ट पे का 50% ही चाहिए। हमने आंकड़े दिखा दिए भाई 8% में सब कुछ हो सकता है। तो ये स्थितियां इनकी है। पता नहीं क्यों यहाँ के आईएएसओ को समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पर पॉलिटिकल विल पावर बहुत कम है राजनेताओं में। आखिर दूसरी जगहों में 5 राज्यों में विल पावर अच्छी थी, वही आईएएस वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने इसको स्वीकार करके सरकार को बता दिया कि यहाँ कोई घाटा नहीं होगा, और यहाँ के लोग बताते रहते हैं नहीं साहब बहुत बड़ा घाटा होगा, सरकार डूब जाएगी। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे को अंधेरे में रखकर काम कर रहे हैं, और कर्मचारी संगठनों से बात नहीं करना चाहते हैं, और उनकी बात मानना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं इसको हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुर जी का रुख कर लेते हैं पहले, इसके बाद आपका रुख करेंगे। अंकुर सक्सेना जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है, अब विपक्षी दलों की सरकार वाले कई राज्यों में बदलाव यानी कि ये लागू किया गया, इस व्यवस्था को सोचकर ही सही कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कर्मचारियों का ये अधिकार है। कोई भी सरकार अगर होती है तो वो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। कर्मचारियों की ये जायज मांग है, संवैधानिक अधिकार है उनका, और उनको मिलना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए जो कर्मचारी संगठन है, जो भी है, मेरा एक सुझाव कह लीजिए या एक अनुरोध कह लीजिए कि सरकार के बहकावे में ना है। आप देखिए, अभी हाल ही में विद्युत परिषद, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत संगठन है, इन लोगों ने जब उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के लोगों ने हड़ताल किया था, तो उसके बाद इन लोगों ने कितनी आप कह लीजिए क्रूशियल तरीके से उस हड़ताल को इन लोगों ने खत्म कराया था। कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, कुछ के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दाखिल कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जब कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी बंधु अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी तरीके का डंडा चलाएगी, पुलिस और प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग करेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, चूंकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के और कर्मचारियों के भी भविष्य का ये सवाल है, तो उन्हें भी सरकार के आदेशों को न मानते हुए उन्हें भी कर्मचारी संगठनों के साथ सरकार से इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। तो सरकार के ऊपर एक बड़ा और बृहद स्तर का दबाव बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कर रही है कि भाई को भाई से लड़ा रही है। ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी परिषदों का जब संगठन इस तरीके की लड़ाई को आगे बढ़ाता है, और विपक्षी राजनीतिक दल इस तरीके के कार्यक्रमों को या आंदोलन को तहे दिल से और खुले मंच से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक संगठनों को खड़ा करके और कर्मचारी परिषद के कुछ दलों को अपने साथ मिलाकर उनसे इन्हीं संगठनों के बीच में रार क्रिएट करा देती है। तो अगर कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी जायज मांगों को माना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर में जो इस तरीके के विभीषण बैठे हुए हैं उनको इंगित करना पड़ेगा, और सर्वप्रथम उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, तभी इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सदैव
अधिकारियों और कर्मचारियों की जायज मांग के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगातार हालांकि मसले तो मुद्दे तो कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ जाती हैं, निजीकरण की भी बात निकलकर सामने आ जाती है, आरक्षण की भी बात निकलकर सामने आ जाती है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा भी विस्तार से की गई है। संदीप शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपके पास आएंगे। विपक्षी सरकार वाले राज्यों में अगर कांग्रेस दल की बात की जाए तो वहां पर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया। अब एक प्रेशर कह लें योगी सरकार के सामने या इसे चुनौती कह लें, क्या लगता है अब कोई कर्मचारियों के हित में फैसला आ सकता है निकलकर? प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है शुरू से, वो कभी भी स्पष्ट नहीं रहा है। इन्होंने हमेशा से कर्मचारियों को दमन करने का काम किया जी। आप शुरू से देख लीजिए। और जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस की बात है, हमारी सरकार जहां जहां आई, हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी, कर्मचारियों के हित में तमाम योजनाएं लागू करी। हम हमेशा से, आज से नहीं, हम तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय की आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने ही सारी श्रमिक कॉलोनियां बनाई श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, और जो भी इस देश के कर्मचारी हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सैनिक से ज्यादा भी कोई त्याग करता है इस देश में? अगर सैनिक जो दिन रात लग के सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहा है, अगर हम उसको नहीं दे सके तो फिर हम क्या करेंगे अपने देश के लिए? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से ये आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है, वोट फॉर ओपीएस, हालांकि इस बात का विजय बंधु जी भी जिक्र कर चुके हैं। विजय बंधु जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन और संसद को घेरने की तैयारी जो नजर आ रही है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, अब एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो सवाल मेरा बार बार बस यही एक उठ रहा है कि ये कर्मचारियों की हितैषी एक तरफ सरकार बताती है कि हम कर्मचारियों के हितैषी हैं, आम जनता के हितैषी हैं, तो वो हितैषीपन नजर भी आना चाहिए। तो आप क्या ये आवाज, जो ये विरोध के स्वर हैं, ये उन कानों तक पहुंचेंगे? अनम्यूट करिएगा। विजय बंधु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट कर दीजिए विजय बंधु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी चलिए, दोबारा से आपका रुख कर लेंगे। आपके पास ही आ जाते हैं संदीप जी। अगर देखा जाए, अब 2024 की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है, और ठीक पहले ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं बीजेपी को? सबसे बड़ी ये है जी, विजय बंधु जी, आपके पास वापस से रुख करेंगे जी। सवाल मेरा संदीप जी से है। सुनी जी, देख लीजिए, इस देश का माहौल कुछ ऐसा बनता चला जा रहा है कि काट की हांडी इनकी बार बार अब पकने वाली नहीं है, वो फूट चुकी है। कर्नाटक से जो ये शुरुआत हुई है, आप देखिएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश भी जाएगी। ये जो आंधी चल रही है राहुल गांधी की, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हम पूरे देश में 2024 में सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। और जितना भी कुशासन पिछले 9 सालों में इस देश में किया गया है, एक एक का हिसाब किताब होगा। जितने घोटाले हुए हैं वो सारे हिसाब किताब होंगे, जितने दुराचार किए गए हैं इस देश में, उन सबका लेखा जोखा सामने होगा जनता के। मैं आपको आश्वस्त और बिल्कुल विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ। बिल्कुल है। विजय बंधु जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जो ये 4% डीए और डीआर बढ़ाया गया, ये क्या कर्मचारियों को खुश करने के लिए या क्या? क्योंकि ये ऐसा कुछ तो रहा नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये बहुत हाईलाइट हुआ। लेकिन जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वजह क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए मैडम, जो 4% दिया गया है, ये कोई सौगात नहीं है, कोई वो मर्सी नहीं है। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती है और हर सरकार करती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन विषय है पुरानी पेंशन का, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, 1 जून से गांधी जी के उस
ऐतिहासिक जगह से, चंपारण से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, पूरे देश के अंदर जाएगी और देश के सभी कर्मचारी, शिक्षक संगठन, सारे लोग लामबंद हो रहे हैं। बिहार घूमते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते ही पूरे देश के अंदर जाने वाली है। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 1 अगस्त से 9 अगस्त तक जो हमारे यहाँ देश की आजादी का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8-9 अगस्त को। हम 1 से 9 अगस्त तक पूरे देश के सभी सांसदों के घंटी बजाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उनके घर की बेल बजाएंगे और ओपीएस की याद दिलाएंगे कि आप मेरी बात अपनी पार्टी, अपनी सरकार में रखिए, नहीं 24 का चुनाव में हम आपकी घंटी बजाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी आगे का जो कार्यक्रम पूरे देश का जारी हो चुका है, 1 अक्टूबर को शायद शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा रैली, पेंशन शंखनाद रैली दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, जिसमें आज से लोग रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं, आज से लोग गाड़ियों का बुकिंग कराना शुरू कर दिए हैं। ये जन सैलाब जब दिल्ली पहुंचेगा तो प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे। हाँ, अभी हमारे विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अगर कर्मचारी जाति, धर्म, भाषा जैसे अन्य राज्यों में लोगों ने छोड़ के दिखाया, देश का कर्मचारी अगर इस भाषा को छोड़कर कर्मचारी बन जाएगा तो मेरी गारंटी है कि 2024 के पहले इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये मेरा विश्वास है और उसका एक ही तरीका है, एक साथ खड़े होने का। और लड़ा है तो संघर्ष किया है, उसके साथ खड़े होने का टाइम है और हम सब जीतेंगे, ये पूरी उम्मीद है। चलिए, पूरा दावा, पूरी ताल ठोक रहे हैं आप 2024 में, मतलब बीजेपी को आप एकदम अलग कर दे रहे हैं। अच्छी बात है। 2024 की दशा और दिशा क्या होने वाली है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी हरिकिशोर, हम बीजेपी खिलाफ नहीं, बीजेपी हमारे खिलाफ है। क्या फर्क पड़ता है? आपके पास आते हैं हरिकिशोर जी। अगर देखा जाए लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक की स्थिति का भी जिक्र बार बार हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक की स्थिति, जो मुद्दे रहे चुनावी, जिन मुद्दों के आधार पर वहां का कांग्रेस ने चुनाव फतेह किया और बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, तो मुझे लगता है ऐसी ही स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उन्हीं मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बीजेपी गंभीरता नहीं दिखा रही है, उन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां फैसला ले रही हैं, बहाल कर रही हैं, तो इसका परिणाम क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं, ये सही बात है कि जो मुद्दे अछूते हैं, जिनमें पब्लिक है साथ में, और मुद्दों के साथ में जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको निश्चित रूप से साथ लेना चाहिए। हमने अभी आपसे कहा कि बीजेपी के हम खिलाफ नहीं है, हमने 4 साल उनके साथ काम किया, उनकी मीटिंगों को अटेंड किया, हमने कमेटी बनाई, इसमें भी हम रहे। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तब हम लोग दूसरी पार्टियों के पास गए और उनसे बात की, और उनके बाद में जब उन्होंने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, तो ये पहला ये राजनीतिक मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बनाया था। अभी आप देख रहे हैं 21 तारीख से जो ये आप फ्लैश कर रहे हैं, ना मानने की कोई दलील सामने आई कि आखिर क्या वजह है? न मानने की कोई दलील नहीं है, न मानने की कोई दलील नहीं, खाली हठधर्मिता है आईएएसओं की। आईएएसओं के ऊपर सरकार चला रहे हैं लोग, और आईएएस इनको समझा देते हैं कि इससे पैसे का बहुत नुकसान होगा और सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। ये 2-3 बातें उन्होंने रटाई उनको बता रखी है, और कोई बात नहीं है। तो इनको जब ये बताते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है, उनके फाइनेंस की समझ में आ जाता है। अगर वो राजनीतिक लोग इसमें बैठे जिनको इस प्रकार का भान हो और करने की इच्छा शक्ति हो, काम समझते निकल सकता है। जैसा और प्रदेशों में राजनीतिक शक्ति थी उनके पास में, तो उन्होंने उस तरीके से सोचा। ये सोचने की क्षमता ही नहीं रख पा रहे हैं कि इस तरह की बात सोच पाए, और यही कारण है कि पक्षी लोग इन मुद्दों को लेकर अपने पक्ष में कर रहे हैं और वो उनके साथ जा रहे हैं। हम भी उनके साथ जा सकते हैं, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनके साथ नहीं जाएंगे। सारा कर्मचारी सरकार के साथ ही रहता है हमेशा। इसी बार ऐसा हुआ है कि सब कर्मचारी समाज के खिलाफ गया है। तो हमारा कहना सिर्फ उनसे भी अनुरोध है कि जो चीजें हैं जिसमें इतना नुकसान हो रहा है उसको फिर से देखा जाए। हम अपील भी करते हैं उनसे कि वो देखें, कमेटी बनाए, उसके साथ में पुनः देख लें। अपील और गुजारिश तो कई बार की गई है। आंदोलन चल रहे हैं। अब हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे, हम लोग कोई कमेटी की बात नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे कमेटियां सारी बन चुकी हैं, बस ये ना रह जाए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इस तरीके की बातें तो निकलकर सामने आती है, स्लोगन निकलकर सामने आते हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। जी, आप जो आंदोलन फ्लैश कर रही हैं, 21 मई को जो आंदोलन है पूरे देश में, ये हम ही लोगों ने दिया, सब लोगों ने मिलके। तो हम लोग उसको ताकत से, अब आंदोलन में जब हम उतर जाते हैं तो कोई वार्ता हमारी ज्यादा होती नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अब वार्ताएं सारी हो चुकी हैं, अब इसको बहाल करने की स्थिति है। अब सरकार को चाहिए कि उसको बहाल करने की स्थिति में है, उसको बहाल करें, वरना चक्का जाम से लेकर रेल जाम तक का हम लोग निर्णय लेंगे। और आप देखते हैं कि जब हम लोग हड़ताल करते हैं
तो माननीय उच्च न्यायालय भले बीच में आया, परंतु हम लोग तमाम सारी चीजें ये तमाम सचिवालय से बिल्कुल, लेकर ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं होगा, अपने अधिकार को लेकर। बिल्कुल चंचल जी, क्या लगता है इस आंदोलन का असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर से कर्मचारी जाग गया है, और कर्मचारी ही नहीं, जो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है आज। मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है इनकी, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बात की तिवारी सर ने कही कि ये हर धर्मी है। ये केवल मैंने बताया कि इनको आंदोलन से कभी घबराहट मत देखते हैं। अगर आप जितने भी आंदोलन होते हैं इसको कुचलने का काम करते हैं, लाठियां मारने का काम करते हैं। इसलिए जब तक आप वोट की चोट की बात जो है, जब तक वोट की चोट नहीं होगी इनको, अब प्रधानमंत्री जी का झोला उठाकर निकलने का वक्त आ गया है 2024 में। ये कर्मचारी और हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो महंगाई से लोग परेशान, हमारी गृहणियां हैं, सब लोग मिलकर के इस सरकार को जब तक हटाएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं, आप नोट बदले जा रहे हो, सरकार बदल दो। आप आए दिन जो चीजें आप करते हो, आप सोचो नोटबंदी की आपने, उससे क्या आपने बड़ी बड़ी बातें कही कि जो है नोटबंदी से जो है कालाबाजारी रुकेगी और जो है आपके आतंकवाद की रुकावट होगी। और आपने कहा कि जो है 1000 की नोटें, बड़ी नोटें हम कम करेंगे उसको, और आपने 2000 नोट लेके आए और आप 2000 नोट के आपने बंद कर दिया। आप अपनी बातों में ही खुद सरकार कंफ्यूज है, और कोई भी फैसला ये लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं। आप नोटबंदी का फैसला तो जल्दबाजी का फैसला था। जीएसटी में अगर आप देखते हैं, आप व्यापारी इतना परेशान है। चलिए, जो फैसले लिए बीजेपी ने वो जल्दबाजी में लिए, और पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है तोड़ पकड़ता नजर आ रहा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा? चंचल जी, इस बात पर सभी की निगाहें हैं कि क्या वाकई कर्मचारियों की इस मांग पर गंभीरता बरती जाएगी? समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्षी दलों की सरकारों ने अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि बहाल कर दिया, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, संसद घेराव की तैयारी में है, और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस आंदोलन के दबाव बस ही सही, क्या अब कोई निर्णय निकलकर योगी सरकार का सामने आएगा जो कर्मचारियों के हित में होगा? क्योंकि ये लड़ाई, ये अपने अधिकार की लड़ाई कर्मचारी एक लंबे अरसे से लड़ते चले आ रहे हैं और इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और नहीं भी, क्योंकि आंदोलन बड़ा होगा, फैसला क्या आएगा इस बात पर सभी की निगाह है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।